संक्रमण तत्व जिसे हम कहते हैं ट्रांजिशन एलिमेंट। ये जो टॉपिक है बीएससी सेकेंड ईयर इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री यूनिट 1 प्रथम संक्रमण श्रेणी के तत्वों का रसायन केमिस्ट्री ऑफ एलिमेंट ऑफ फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज का टॉपिक है। अब कंटिन्यू बीएससी सेकेंड ईयर इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री यूनिट 1 का वीडियो जो है वो अपलोड होगा। तो गाइस बीएससी सेकेंड ईयर के लिए अलग से प्लेलिस्ट जो है वो बना हुआ है, वहां पे जा करके आपको सारे नोट्स जो है वो मिलते जाएंगे। तो चलिए वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। तो गाइस हम पीरियोडिक टेबल में देख लेते हैं कि आखिर ये डी ब्लॉक के एलिमेंट जो है वो कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं। तो जितना मैंने यहाँ पे हाईलाइट किया हुआ है, आप देख रहे हो डी ब्लॉक के एलिमेंट, ये सारे जो है वो आपके डी ब्लॉक के एलिमेंट कहलाते हैं। और डी ब्लॉक के एलिमेंट को ही हम ट्रांजिशन एलिमेंट या संक्रमण तत्व जो है वो कहते हैं। यहाँ पे आप देख रहे हो एस ब्लॉक के एलिमेंट और इधर आप देख रहे हो पी ब्लॉक के एलिमेंट। एस ब्लॉक के एलिमेंट और पी ब्लॉक के एलिमेंट के बारे में आप बीएससी फर्स्ट ईयर में ऑलरेडी पढ़ चुके हो। बीएससी सेकेंड ईयर में आप डी ब्लॉक के एलिमेंट के बारे में जो है वो पढ़ोगे। तो एस ब्लॉक एलिमेंट और पी ब्लॉक एलिमेंट के बीच में जो एलिमेंट पाया जाता है उसे डी ब्लॉक के एलिमेंट कहा जाता है। मतलब देख रहे हो एस ब्लॉक इधर है और पी ब्लॉक, इन दोनों ब्लॉक के बीच में जो एलिमेंट आपका है वो डी ब्लॉक के एलिमेंट जो है वो कहलाएगा। ये तो हुआ। अब हम देखते हैं इसका पीरियड्स, मतलब ये जो है वो आवर्त कहलाता है। तो हम देखते हैं 4th, 5th, 6th और 7th, मतलब चौथा, पांचवा, छठवां, सातवें आवर्त में ये जो डी ब्लॉक के एलिमेंट है वो पाए जाते हैं। और अगर हम ग्रुप्स की बात करें, वर्ग की बात करें, तो ग्रुप्स में आपका 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 यहाँ तक से जो है वो डी ब्लॉक के एलिमेंट जो है वो कहलाते हैं। तो चलिए गाइस अब हम इसका नोट्स देख लेते हैं कि आखिर ये डी ब्लॉक के एलिमेंट जो है वो क्या होते हैं। फाइनली हम नोट्स की तरफ आते हैं। यहाँ पे आप लोगों को कुछ पॉइंट्स शो हो रहे हैं। इन्हीं पॉइंट्स को आपको ट्रांजिशन एलिमेंट के इंट्रोडक्शन में जो है वो लिखना है और साथ में हम इसका डेफिनेशन भी देखेंगे। तो सबसे पहला पॉइंट आप यहाँ पे ये लिख सकते हो कि इन्हें डी ब्लॉक के तत्व भी कहा जाता है। मतलब जो डी ब्लॉक के तत्व होते हैं उन्हें ही संक्रमण तत्व कहा जाता है। डी ब्लॉक के एलिमेंट और ट्रांजिशन एलिमेंट दोनों का मतलब जो है वो सेम होता है। आगे आप लिख सकते हो एस एंड पी ब्लॉक के बीच में जो एलिमेंट्स पाए जाते हैं उन्हें डी ब्लॉक के एलिमेंट कहा जाता है। जैसे कि मैंने आप लोगों को पीरियोडिक टेबल में बताया कि एक तरफ एस ब्लॉक के एलिमेंट होते थे और एक तरफ पी ब्लॉक के एलिमेंट होते थे, और एस ब्लॉक और पी ब्लॉक के बीच में जो एलिमेंट पाया गया है वो डी ब्लॉक के एलिमेंट या ट्रांजिशन एलिमेंट जो है वो कहलाते हैं। इसके बाद आप लोग इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन यहाँ पे लिख सकते हो। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बाह्यतम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास या बाह्यतम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है n-1 D1 to 10 NS 0 to 2। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बारे में मैं अलग से नोट्स बनाऊंगी जिसमें हम सारे एलिमेंट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो है वो निकालेंगे। तो इंट्रोडक्शन में इतना आप लोगों को लिखना जरूरी है, ये आप लोगों को थोड़ा सा जो है वो याद कर सकते हो यहाँ पे। उसके बाद इतना होने के बाद हम इसका डेफिनेशन देखते हैं। डेफिनेशन में देखते हैं कि आखिर ये संक्रमण तत्व या ट्रांजिशन एलिमेंट जो है वो क्या होता है। तो यहाँ पे लिखा है कि संक्रमण तत्व वह है जिनके परमाणु मतलब होता है एटम, जिनके परमाणु और आयन में अपूर्ण रूप से भरे डी कक्षक उपस्थित हो। मतलब इसमें ये कहा जा रहा है कि जो डी ऑर्बिटल होते हैं उसमें आधे भरे, जो डी ऑर्बिटल होते हैं वो आधे भरे होते हैं, पूरे जो है वो भरे नहीं होते हैं। तो इस प्रकार के जो एलिमेंट्स होते हैं उन्हें डी ब्लॉक के एलिमेंट जो है वो कहा जाता है। मींस डी ब्लॉक के एलिमेंट में जितने भी डी ऑर्बिटल है वो आधे भरे होते हैं, अपूर्ण रूप से जो है वो भरे होते हैं, पूरे नहीं भरे होते हैं। तो इस प्रकार का जो एलिमेंट होता है उसे ट्रांजिशन एलिमेंट हम कहते हैं। तो इसका डेफिनेशन मैं फिर से पढ़ के बताती हूँ कि ट्रांजिशन एलिमेंट वह है जिनके परमाणु अथवा आयन में अपूर्ण रूप से भरे डी कक्षक जो है वो प्रेजेंट हो। यहाँ पे आप लोग देख रहे हो D1 to 10, मतलब डी में जो है वो या तो 6 इलेक्ट्रॉन होगा या तो 7 इलेक्ट्रॉन होगा। इस प्रकार से जो है वो इलेक्ट्रॉन इसमें जो है वो प्रेजेंट होते हैं। मतलब डी ऑर्बिटल पूरा नहीं भरा होता है, डी ऑर्बिटल जो है वो आधा भरा होता है, इनकम्प्लीट होता है। उसके बाद हम देखते हैं, लेकिन इस परिभाषा के आधार पर जिंक, कैडमियम एंड मर्क्यूरी को संक्रमण तत्व नहीं माना जाता है। इसमें कुछ अपवाद भी है, मतलब कुछ एलिमेंट ऐसे हैं जो इस ट्रांजिशन एलिमेंट के रूल को फॉलो नहीं करते हैं। मीन्स यहाँ पे आप देख रहे हो एग्जाम्पल, जिंक, कैडमियम एंड मर्क्यूरी को संक्रमण तत्व नहीं माना जाता है क्योंकि दोनों में ही डी ऑर्बिटल पूर्ण रूप से भरे होते हैं। अब हम लोगों ने ट्रांजिशन एलिमेंट में क्या पढ़ा था कि जो डी ऑर्बिटल है वो आधे भरे होते हैं, लेकिन ये तत्व ऐसे हैं, ये कुछ एलिमेंट जो आपको यहाँ पे शो हो रहा है Zn, Cd, Hg, ये ऐसे एलिमेंट है जिनके डी ऑर्बिटल पूरे भरे होते हैं। तो ये जो है वो इस डेफिनेशन के अकॉर्डिंग ये जो है वो एक अपवाद एलिमेंट जो है आप बोल सकते हो। तो
या फिर आप इसे ऐसे भी लिख सकते हो कि मूल अवस्था तथा उनकी सामान्य ऑक्सीकरण अवस्था में पूर्ण D10 विन्यास है। मतलब इसमें यह कहा जा रहा है कि इसमें कंप्लीट जो d ऑर्बिटल है उसमें कंप्लीटली इलेक्ट्रॉन जो है वो फिल होते हैं। तो ये जो है जिंक, कैडमियम और मर्क्यूरी, इसको हम संक्रमण तत्व जो है वो नहीं मान सकते, लेकिन फिर भी इसे डी ब्लॉक के एलिमेंट के अंदर जो है वो रखा जाता है। क्योंकि डी ब्लॉक के एलिमेंट के अंदर इसलिए रखा जाता है क्योंकि इसके जो है वो लास्ट में ये जो जिंक, कैडमियम और मर्क्यूरी है वो प्रेजेंट है। मैं आप लोगों को फिर से जो पीरियोडिक टेबल है वहां पे एक बार और दिखा दूंगी कि ये जो जिंक, कैडमियम और मर्क्यूरी है वो कहाँ पे प्रेजेंट है। और एक चीज और गाइस, ये जो क्वेश्चन है वो आपके शॉर्ट टाइप क्वेश्चन में जो है वो काफी बार पूछे जा चुके हैं कि आखिर ये जो जिंक, कैडमियम और Hg है उन्हें संक्रमण तत्व क्यों नहीं माना जाता है। तो आप यहाँ पे इसका जो है वो लिख सकते हो, क्योंकि इसमें जो d ऑर्बिटल होते हैं वो पूरे जो है वो भरे होते हैं, इनकम्प्लीट नहीं होते हैं, इसलिए इन्हें संक्रमण तत्व नहीं माना जाता है, लेकिन फिर भी इन्हें डी ब्लॉक के अंदर जो है वो रखा जाता है। तो ये हुआ आपका इंट्रोडक्शन। अब हम फिर से पीरियोडिक टेबल में जा करके इन एलिमेंट को जो है वो देख लेते हैं। ये जो आपका यूनिट 1 है उसमें आपको पूरे ट्रांजिशन एलिमेंट के बारे में ही जो है वो पढ़ना होगा, मतलब डी ब्लॉक के एलिमेंट के बारे में। तो ये टोटल आपके इतने ही डी ब्लॉक के एलिमेंट है जिसके बारे में आप लोगों को इस पूरे चैप्टर में जो है वो पढ़ाई करना है। जैसे कि आप लोग यहाँ पे देख रहे हो स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, तो ये सारे जो है वो डी ब्लॉक के एलिमेंट है। अब हम देखते हैं इन एलिमेंट को जो है वो 4 सीरीज में जो है वो डिवाइड किया गया है, मतलब 4 श्रेणियों में जो है वो बांटा गया है, मतलब फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड और फोर्थ। तो ये वाला जो आपका यूनिट 1 है उसमें केवल आपको सीरीज 1 को जो है वो पढ़ना पड़ेगा, मतलब पहला श्रेणी को जो है वो आपको जो है वो पढ़ना पड़ेगा। तो चलिए हम देख लेते हैं कौन कौन से उन 4 सीरीज में जो है वो बांटा गया है। तो सबसे पहला है प्रथम संक्रमण श्रेणी या 3D श्रेणी, मतलब फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज और 3D सीरीज। तो ये जो फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज है वो आपका ये वाला है, यहाँ पे देख रहे हो आप, ये सारे जो है वो फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज है। सारे सीरीज के बारे में आगे डिटेल में है, बट यहाँ पे इंट्रोडक्शन केवल हम यहाँ पे ट्रांजिशन एलिमेंट के बारे में पढ़ रहे हैं। तो केवल हम यहाँ पे देखेंगे कि क्या क्या एलिमेंट जो है वो फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज के अंतर्गत जो है वो आते हैं। उसके बाद है दूसरा द्वितीय संक्रमण श्रेणी या 4D श्रेणी, मतलब सेकेंड ट्रांजिशन सीरीज और 4D सीरीज। तो सेकेंड ट्रांजिशन सीरीज आपका ये वाला आता है, जो सेकेंड रो आपको शो हो रहा है, जितने एलिमेंट है वो सेकेंड ट्रांजिशन सीरीज के अंतर्गत जो है वो आते हैं। तीसरा है तृतीय संक्रमण श्रेणी या 5D श्रेणी, मतलब थर्ड ट्रांजिशन सीरीज और 5D सीरीज। थर्ड ट्रांजिशन सीरीज में आप लोग देख रहे हो ये थर्ड नंबर का जो रो है वो जो है वो आएगा। उसके बाद आपका लास्ट आता है चतुर्थ संक्रमण श्रेणी या 6D श्रेणी, फोर्थ ट्रांजिशन सीरीज और 6D सीरीज, मतलब फोर्थ ट्रांजिशन सीरीज में आपका सबसे नीचे वाला आता है। तो फर्स्ट यूनिट में, मतलब ये जो आपका इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का जो पहला यूनिट है उसमें आप लोगों को केवल ऊपर वाले जो एलिमेंट आप लोगों को जो शो हो रहे हैं फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज, केवल उन्हीं के बारे में जो है वो पढ़ना है। और आपके इसके बाद जो यूनिट 2 स्टार्ट होगा, यूनिट 2 में आप लोगों को सेकेंड, थर्ड एलिमेंट, फोर्थ एलिमेंट सीरीज के बारे में जो है वो आप लोगों को पढ़ना है। तो ये हुआ गाइस। उसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट वीडियो हमारा बनने वाला है डी ब्लॉक एलिमेंट के फर्स्ट सीरीज के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के ऊपर। मतलब ये जो आप लोगों को फर्स्ट सीरीज जो है वो शो हो रहा है, यहाँ से स्कैंडियम से जो आप लोगों को फर्स्ट सीरीज जो है वो शो हो रहा है, उनके बारे में हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो है वो अपने नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को बताने वाली हूँ। तो ये जो आज का वीडियो था केवल आप लोगों को ट्रांजिशन एलिमेंट के बारे में मुझे बताना था कि एक्चुअल में ये ट्रांजिशन एलिमेंट क्या होते हैं, पीरियोडिक टेबल में ये कहाँ पे पाए जाते हैं। तो चलिए गाइस, आज के लिए केवल इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो मेरे नेक्स्ट वीडियो को भी आप जरूर देखिएगा चैनल के प्लेलिस्ट में जा करके, और आज ही ये वीडियो जो है वो अपलोड हो जाएगा। तो थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और आप मुझे इंस्टाग्राम में भी फॉलो कर सकते हो। थैंक यू सो मच। करके प्ले लिस्ट में जो है वो मिल जाएगा, तो आप मेरे चैनल में जा करके उसे चेक जरूर करेंगे जब भी बनेगा। तो चलिए गाइस, आज का वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। आज पार्ट 1 में हम 5 प्रॉपर्टीज जो है वो देखने वाले हैं। सबसे पहले हम देखेंगे भौतिक अवस्था तथा धात्विक गुण, मतलब जो डी ब्लॉक के एलिमेंट है उनका फिजिकल स्टेट और मेटेलिक कैरेक्टर क्या होता है। सेकंड में हम देखेंगे परमाणविक एवं आयनिक त्रिज्याएं, मतलब एटॉमिक एंड आयनिक रेडी। थर्ड में हम देखेंगे गलनांक, मतलब मेल्टिंग पॉइंट। फोर्थ में देखेंगे क्वथनांक, मतलब बॉइलिंग पॉइंट। और 5वें नंबर में हम देखेंगे परमाणविक आयतन एवं घनत्व, मतलब एटॉमिक वॉल्यूम एंड डेंसिटी। एक चीज और गाइस, एक एक चीज को हम डिटेल में देखने वाले हैं, क्योंकि इससे रिलेटेड शॉर्ट टाइप क्वेश्चन जो है वो पूछे जाते हैं। ये जो आपके टॉपिक दिख रहे हैं, इसके अंदर से जो है वो शॉर्ट टाइप क्वेश्चन जो है वो निकलते हैं, जैसा कि आप फर्स्ट ईयर में पढ़ ही चुके हो एस ब्लॉक और पी ब्लॉक में। तो चलिए एक एक करके हम डिटेल में इस टॉपिक को जो है वो स्टार्ट करते हैं।
हम सबसे पहला पॉइंट यहाँ पे देख लेते हैं भौतिक अवस्था तथा धात्विक गुण मतलब फिजिकल स्टेट एंड मेटेलिक प्रॉपर्टीज। तो इसमें कहा जा रहा है कि मरकरी को छोड़कर सभी डी ब्लॉक एलिमेंट ठोस, कठोर तथा भारी होते हैं। जैसे कि पता है कि जो Hg होता है, मरकरी होता है, वो उतना हार्ड नहीं होता है, ना ही कठोर होता है, ना ही भारी होता है, ना ही ठोस होता है। तो यहाँ पे कहने का मतलब है कि डी ब्लॉक के एलिमेंट में कुछ कुछ एलिमेंट ऐसे हैं जो अपवाद है, मीन्स जो इस रूल को फॉलो नहीं करते हैं। और यहाँ पे हम देख रहे हैं मरकरी Hg जो कि ठोस नहीं होती है, बाकी सारे डी ब्लॉक के एलिमेंट जो है वो कठोर होते हैं। तो यहाँ पे आप पॉइंट बना करके लिख सकते हो। सेकंड पॉइंट यहाँ पे लिखना है कि सभी डी ब्लॉक के एलिमेंट मेटल होते हैं, इनमें विशेष प्रकार की धात्विक चमक या मेटेलिक लस्टर जो है वो पाई जाती है। मतलब जो डी ब्लॉक के एलिमेंट होते हैं वो मेटल होते हैं, और जैसा कि आपको पता ही है कि जो मेटल होते हैं, जो धातु होते हैं, उनमें विशेष प्रकार की धात्विक चमक जो है वो पाई जाती है, जिसे मेटेलिक लस्टर जो है वो कहा जाता है। थर्ड पॉइंट आपको यहाँ पे लिखना है, ये सारे जो है वो थ्योरी टाइप से गई, जो समझाने वाला रहेगा उसे मैं आगे जो है वो जरूर समझाऊंगी, बस आपको यहाँ पे थ्योरी टाइप से ही है सारे चीज, ठीक है। संक्रमण धातु मतलब ट्रांजिशन मेटल में एक विशेष प्रकार का स्ट्रॉन्ग बॉन्ड पाया जाता है, जिसे मेटेलिक बॉन्ड कहते हैं। आप लोगों ने फर्स्ट ईयर में मेटेलिक बॉन्ड के बारे में जरूर पढ़ा होगा कि कैसे मेटेलिक बॉन्ड जो है वो पाया जाता है। मतलब जैसे कोई भी मेटल है उसमें एक विशेष प्रकार का बॉन्ड पाया जाता है, काफी स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है। तो इसमें यही कहा जा रहा है कि जो ट्रांजिशन मेटल होते हैं उसमें विशेष प्रकार का बॉन्ड पाया जाता है, जिसे मेटेलिक बॉन्ड जो है वो कहा जाता है। मेटेलिक बॉन्ड होने के कारण ये विद्युत के सुचालक होते हैं। मतलब इसमें मेटेलिक बॉन्ड प्रेजेंट होता है तो इसमें आसानी से करंट सप्लाई जो है वो कर सकते हैं। मतलब जो करंट होते हैं उसके जो है ये सुचालक होते हैं। तो ये है इसका धात्विक गुण और फिजिकल स्टेट। तो हम लोगों ने इसमें ये जाना कि जो डी ब्लॉक के एलिमेंट होते हैं वो हार्ड मेटल होते हैं, इनमें मेटल जो चमक है वो पाया जाता है, और ये जो होते हैं वो विद्युत के सुचालक होते हैं। तो 4 पॉइंट भी आप लिखते हो तो काफी है। सेकंड प्रॉपर्टीज हम देख लेते हैं, परमाणविक एवं आयनिक त्रिज्याएं मतलब एटॉमिक एंड आयनिक रेडी। तो फर्स्ट ईयर में आप लोगों ने इसे जरूर पढ़ा है कि क्या होता है एटॉमिक रेडी। फिर भी अगर आप भूल चुके हो तो मैं आपको यहाँ पे डायग्राम के हेल्प से बताती हूँ। जैसे कि कोई भी एटम है तो इस एटम के बीच वाला जो सबसे सेंटर पॉइंट होता है उसे हम न्यूक्लियस कहते हैं, और जो सबसे आउटर सेल में जो इलेक्ट्रॉन होता है किसी भी एटम में, तो उस इलेक्ट्रॉन से लेकर के इस न्यूक्लियस की जो बीच की दूरी होती है उसे रेडी कहा जाता है, मीन्स त्रिज्या कहा जाता है, परमाणु त्रिज्या इसे जो है वो कहा जाता है। तो अब हम डी ब्लॉक के एलिमेंट में जो है वो देखेंगे कि क्या होता है। डी ब्लॉक के एलिमेंट में जैसे जैसे एटॉमिक नंबर बढ़ते जाता है, मतलब परमाणु क्रमांक बढ़ते जाता है, परमाणु की त्रिज्या का मान जो है वो कम होने लगता है। मतलब जो एटॉमिक रेडी है वो कम होने लगता है। अब यहाँ पे मैं आप लोगों को एक छोटा सा चीज दिखा रही हूँ। ये मैंने डी ब्लॉक के सारे एलिमेंट को इस पेपर में जो है वो लिखा हुआ है। मैं ये चाहती हूँ कि अगर आप डी ब्लॉक के एलिमेंट यूनिट की तैयारी कर रहे हो तो आप जहाँ भी आपका स्टडी टेबल है वहाँ पे ऐसा लिख के जो है वो चिपका दीजिए। अगर आपको याद है तो अच्छी बात है, और अगर नहीं याद है तो आप इसे सामने अपने आंखों के सामने रखिए, क्योंकि देखिए हम जो भी नोट्स बनाते हैं उसमें डी ब्लॉक के एलिमेंट बार बार जो है वो यूज होंगे, और बार बार हमें एटॉमिक नंबर को जो है वो जानना जरूरी है। इसलिए आप भी इस टाइप से जो है वो कुछ बना सकते हो गाइस। तो यहाँ पे क्या कहा जा रहा है कि डी ब्लॉक के एलिमेंट में जब परमाणु क्रमांक जो है वो बढ़ते जाता है, एटॉमिक नंबर जो है वो बढ़ते जाता है। जैसे कि आप देख रहे हो स्कैंडियम, इसका एटॉमिक नंबर है 21, फिर टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल, निकिल, कॉपर, जिंक। तो जैसे जैसे एटॉमिक नंबर जो है वो बढ़ते जाता है, जैसे कि 21, 22, 23, 24, तो जैसे जैसे एटॉमिक नंबर बढ़ते जाता है, इस एलिमेंट के जो एटॉमिक रेडी है मतलब परमाणुक त्रिज्या है उसका मान जो है वो कम होता चला जाता है। तो आखिर ऐसा क्यों होता है? तो ये जो क्वेश्चन है आपके शॉर्ट टाइप क्वेश्चन है, पूछे जा सकते हैं कि जो आपके ट्रांजिशन एलिमेंट्स होते हैं, मींस डी ब्लॉक के एलिमेंट होते हैं, उसमें जब परमाणु क्रमांक बढ़ता है मतलब एटॉमिक नंबर जब बढ़ता है तो एटॉमिक रेडी का मान जो है वो कम क्यों होता है, मतलब त्रिज्या का मान कम क्यों होता है उस एलिमेंट का। तो इसका आंसर यहाँ पे हम कारण देखेंगे। जैसे कि मैंने लिखा हुआ है एटॉमिक नंबर जैसे इंक्रीज होता है वैसे एटॉमिक रेडी जो है वो डिक्रीज होता है, मतलब कम होता है। तो इसका रीजन क्या है? कारण ये है नाभिकीय आवेश मतलब न्यूक्लियर चार्ज के बढ़ने से इलेक्ट्रॉन पर आकर्षण बढ़ता है, जिससे त्रिज्या जो है वो कम हो जाए। तो जैसे जैसे एटॉमिक नंबर बढ़ते जाता है न्यूक्लियर चार्ज भी इसका जो है वो बढ़ते जाएगा, मतलब नाभिकीय आवेश। और जब नाभिकीय आवेश बढ़ता है तो जितने भी इलेक्ट्रॉन यहाँ पे घूमते रहते हैं उन्हें वो तेजी से अपनी तरफ जो है वो आकर्षित कर लेते हैं, मतलब अट्रैक्ट कर लेते हैं, जिससे इलेक्ट्रॉन जो है वो आकर्षित होकर के इस न्यूक्लियस की तरफ आने लगते हैं, जिससे जो एटम है उसका साइज जो है वो धीरे धीरे कम होता चला जाता है। और कहने का मतलब है कि ये जो रेडी है आपका जो त्रिज्या है वो भी जो है वो कम हो जाता है।
तो अगर एग्जाम में आता है कि डी ब्लॉक के एलिमेंट जब एटॉमिक नंबर बढ़ता है एलिमेंट का तो इसका त्रिज्या का मान जो है वो कम क्यों होता है, तो इसका आंसर आप ये जो है वो लिख सकते हो। इसी प्रकार परमाणु क्रमांक के बढ़ने से आयनिक रेडी भी घटती है, मतलब जो आयनिक त्रिज्या है वो भी जो है वो घट जाता है। ये हुआ आपका गाइस। देन थर्ड हम देखते हैं मेल्टिंग पॉइंट, जिसे कहते हैं गलनांक। गलनांक मतलब क्या होता है, जैसे कि हम किसी भी एलिमेंट को अगर मेल्ट करते हैं, मेल्ट मतलब उसे गलाते हैं, तो इसके बारे में हम देखेंगे। डी ब्लॉक के एलिमेंट के गलनांक बहुत अधिक होते हैं। इसका कारण यह है कि सभी एलिमेंट मेटल होते हैं। अब देखो जैसे कि कोई भी मेटल है, अगर आप कोई भी मेटल को गलाओगे, मतलब उसे जब मेल्ट करोगे तो उसे जो है वो मेल्ट करने के लिए हमें ज्यादा टेम्परेचर की जो है वो जरूरत होगी, मतलब मेल्टिंग पॉइंट किसी भी मेटल का जो है वो बढ़ जाएगा। डी ब्लॉक के एलिमेंट प्रायः 1000 सेल्सियस से अधिक ताप पर मेल्ट प्रारंभ करते हैं। मतलब इसमें देख लीजिए आप क्या कहा जा रहा है, 1000 सेल्सियस अगर हम यहाँ पे देते हैं, टेम्परेचर बहुत ज्यादा यूज करते हैं तो ही ये जो है वो मेल्ट होना जो है वो स्टार्ट करते हैं। डी ब्लॉक में टंगस्टन का मेल्टिंग पॉइंट 3410 डिग्री सेल्सियस सबसे अधिक होता है। तो ये जो क्वेश्चन है वो आपके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में जो है वो पूछे जा सकते हैं कि डी ब्लॉक के एलिमेंट में सबसे ज्यादा मेल्टिंग पॉइंट किस एलिमेंट का आपका होता है। तो आप यहाँ पे लिख सकते हो टंगस्टन। टंगस्टन का जो मेल्टिंग पॉइंट है वो सबसे ज्यादा होता है। आगे हम इसे पॉइंट देख लेते हैं। यहाँ पे कह रहा है Zn, Cd एवं Hg के गलनांकों के कम पाए जाने का कारण उनके डी कोष का पूर्ण होना तथा धात्विक बंध बनाने में डी इलेक्ट्रॉन का भागीदारी नहीं होना है। अब देखिए जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया था कि जो डी ब्लॉक के एलिमेंट है उनका जो मेल्टिंग पॉइंट है वो काफी ज्यादा होता है, बट कुछ अपवाद एलिमेंट यहाँ पे पाए जाते हैं जो कि काफी जल्दी गल जाते हैं, मतलब जल्दी मेल्ट हो जाते हैं। तो इसका कारण ये है कि डी कोष का पूर्ण होना, मतलब जो डी ऑर्बिटल होते हैं उसमें कम्प्लीटली मतलब पूरा इलेक्ट्रॉन जो है वो भरा होता है। इस कारण ऐसा होता है कि ये जो है वो जल्दी इनका मेल्टिंग पॉइंट जो है वो हो जाता है। तो अगर क्वेश्चन अगर शॉर्ट टाइप क्वेश्चन में आता है इस प्रकार से कि इनका गलनांक कम क्यों होता है, तो ये आंसर आप जो है वो लिख सकते। पॉइंट देखते हैं क्वथनांक, जिसे कहते हैं बॉइलिंग पॉइंट। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि जो डी ब्लॉक के एलिमेंट है उसमें मेटल पाए जाते हैं, और अगर हम मेटल को बॉईल करें तो हमारा बॉइलिंग पॉइंट तो ज्यादा होगा, मतलब इसे बॉईल करने के लिए हमें अधिक टेम्परेचर की जो है वो जरूरत होगी। तो कहा जा रहा है डी ब्लॉक के एलिमेंट के बॉइलिंग पॉइंट भी बहुत अधिक होते हैं, क्योंकि इनके एटम आपस में स्ट्रॉन्ग बॉन्ड से जुड़े होते हैं। क्योंकि मेटल होते हैं, इनमें मेटेलिक बॉन्ड पाया जाता है और इन बॉन्ड को आसानी से तोड़ पाना, ब्रेक कर पाना काफी मुश्किल होता है। इस कारण इसका बॉइलिंग पॉइंट जो है वो बढ़ जाता है। जैसे रिहीनियम का बॉइलिंग पॉइंट 5687 डिग्री सेल्सियस जो है वो होता है। अब देखिए कितना ज्यादा टेम्परेचर चाहिए इसे जो है वो बॉईल करने के लिए, मेटल को बॉईल। अब हम यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं परमाणविक आयतन एवं घनत्व, मतलब एटॉमिक वॉल्यूम एंड डेंसिटी। तो यहाँ पे कहा जा रहा है डी ब्लॉक एलिमेंट में जैसे जैसे परमाणु क्रमांक बढ़ते जाते हैं, मीन्स एटॉमिक नंबर बढ़ते जाते हैं, वैसे वैसे एटॉमिक डेंसिटी भी बढ़ने लगती है। अब यहाँ पे मैं आप लोगों को थोड़ा और अच्छे से समझाऊंगी, तभी आप लोगों को जो है समझ में आएगा। जैसे कि डी ब्लॉक के एलिमेंट का परमाणु क्रमांक इंक्रीज होगा, मतलब बढ़ेगा जो एटॉमिक नंबर है। तो जब एटॉमिक नंबर बढ़ता है तो हमें पता है कि परमाणु त्रिज्या का मान जो है वो कम हो जाता है, मतलब जो उसका एटॉमिक रेडी है वो थोड़ा सा डिक्रीज हो जाता है, मतलब परमाणु का साइज आप कहो कि छोटा सा हो जाता है। और अगर परमाणु का आकार छोटा हो गया, मतलब एटम का आकार अगर छोटा हो गया, तो उसका आयतन मतलब जो वॉल्यूम रहेगा वो तो डिक्रीज होगा ही। और अगर वॉल्यूम डिक्रीज होगा तो डेंसिटी जो है वो बढ़ जाएगा, मतलब जो घनत्व है वो बढ़ जाएगा। अब जैसे कोई भी एटम है, अगर उसका साइज छोटा हो गया तो घनत्व तो बढ़ेगा ना, मतलब डेंसिटी बढ़ जाएगा। तो यही कहा जा रहा है कि डी ब्लॉक एलिमेंट में जैसे जैसे एटॉमिक नंबर बढ़ते जाता है वैसे वैसे डेंसिटी भी जो है वो बढ़ते जाती है, और जब परमाणु क्रमांक बढ़ने के साथ आयतन जो है वो कम होते जाता है। तो ये है गाइज आपका आज का वीडियो। पार्ट 2 में हम इसके और भी कुछ प्रॉपर्टीज देखेंगे। प्रॉपर्टीज को आपको पढ़ना बहुत जरूरी है, क्योंकि इसमें जो है वो शॉर्ट टाइप क्वेश्चन आपके बहुत सारे निकलते हैं। तो जो मैंने आप लोगों को बताया हुआ है कि इस टाइप से शॉर्ट टाइप क्वेश्चन है, उसे आप नोट जरूर कर लीजिए, क्योंकि वो एग्जाम में जो है वो घुमा फिरा कर पूछ देते हैं। जैसे कि अभी यहाँ इसी को ही पूछ देंगे कि डी ब्लॉक एलिमेंट में एटॉमिक नंबर बढ़ने के साथ डेंसिटी जो है वो क्यों बढ़ती है। तो जब तक आपको रीजन नहीं पता होगा तब तक आप नहीं लिख पाओगे। तो जरूरी ये है कि जो शॉर्ट टाइप क्वेश्चन है उसकी भी तैयारी आप जरूर करें। तो थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड पार्ट 2 को भी आप जरूर देखिएगा। थैंक यू सो मच।